मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है छलावा। अब तक आपने सुना ढाबे में जिस अमर सिंह और उसकी बेटी चांदनी को मयूर और उसके दोस्तों ने देखा था, उनका तो बहुत पहले खून हो चुका था। अब आगे सुनेंगे छलावा का अगला भाग। फोन पर इंस्पेक्टर की बात सुनकर सब हैरान थे। दिनेश ने पूछा, तो क्या आप भी ट्रांसफ़र ले लेंगे सर? नहीं, मैं ये कैसे भी ये केस सॉल्व करके ही रहूँगा। इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहकर ढाबे की और उस हाईवे की जितनी भी केस फाइल थी सब मंगवा ली। फाइलों से लगभग पूरा टेबल भर गया। इतनी सारी मिसिंग केस, क्या किसी का पता चला? नहीं साहब। विनय ने हैरानी से पूछा, सर वो बारातियों की मिसिंग केस तो आपके आने के बाद हुई, तो आपने आगे तहकीकात नहीं की? इतने लोग एक साथ कहाँ गए? इंस्पेक्टर ने कहा, हम शहर से इतनी दूर रहते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में हफ्तों लग जाते हैं। अभी लगता है कुछ और दिन लग जाएंगे रिपोर्ट आने में। और पहले भी ऐसा कुछ हुआ है ये मुझे पता नहीं था। जब भी रघु ने बताने की कोशिश की तो ये सब गांव वालों की कोई मनगढ़ंत कहानी है सोचकर मैं नज़रअंदाज करता रहा। आज भी अगर उस चरवाहे को न देखा होता तो मैं विश्वास नहीं करता। खैर, आप लोग अब गेस्ट हाउस जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। फिक्र मत करिए, कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ। वैसे अभी भी अगर आप लोग चाहें तो अपने घर वापस जा सकते हैं। नहीं सर, हम अपने दोस्तों को साथ लेकर ही जाएंगे, बोलकर मयूर और उसके दोस्त गेस्ट हाउस चले गए। रात को इंस्पेक्टर गेस्ट हाउस आया तो सब ने पूछा, सर कुछ पता चला? नहीं, लगता है कल रिपोर्ट आ जाएगी, देखते हैं। सब ने खाना खाया और सोने चले गए। मयूर और उसके दोस्तों को नींद नहीं आई तो वो लोग बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। कुछ देर बात करते हुए उनकी नींद लग गई और वो लोग वहीं सो गए। आधी रात में इंस्पेक्टर को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। इंस्पेक्टर तुरंत तैयार होकर निकल रहा था कि जीप की आवाज़ से तीनों की नींद खुल गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि वो बस के बारे में कुछ पता चला है, वहीं जा रहा हूँ, वापस आकर बताता हूँ। सर हम भी आपके साथ चलेंगे, बोलकर विनय और उसके दोस्त भी जीप में बैठ गए। पुलिस स्टेशन पहुंचे तो हवलदार ने बताया कि पास के गांव के पुलिस स्टेशन से फ़ोन था। वो कह रहे थे उनके गांव में एक आदमी एक हफ्ते से बेहोश अस्पताल में भर्ती है। आज उसे होश आया है और वो बहुत घबराया हुआ है। वो बार बार बस बाराती ढाबा ऐसा ही कुछ कहे जा रहा है। पिछले हफ्ते हमने आसपास के पुलिस स्टेशन में खबर कर दी थी, इसलिए उन लोगों ने हमें सूचना दी है। इतने में हवलदार रघु भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इंस्पेक्टर ने उसे फ़ोन करके बुला लिया था। इंस्पेक्टर, 3 हवलदार, मयूर और उसके दोस्त सब दूसरी गांव की तरफ जाने के लिए निकल गए। उस गांव का रास्ता उसी हाईवे वाले ढाबे से होकर गुजरने वाला था। ढाबा आने से पहले रघु ने सबको चेतावनी दे दी कि कोई ढाबे की तरफ न देखे। कुछ दिख भी जाए तो अपनी नज़र केवल रास्ते पर रखे। जैसे जैसे ढाबा पास आ रहा था वैसे वैसे सबकी धड़कनें बढ़ने लगी। ढाबा आने से कुछ देर पहले ही पुलिस जीप झटके मारती हुई रुक गई। अब सबकी धड़कनें और बढ़ चुकी थी। इंस्पेक्टर ने हवलदार से उतरकर देखने को कहा। उसने भगवान का नाम लिया और उतरकर गाड़ी देखने लगा। फिर आकर उसने इंस्पेक्टर को बताया, गाड़ी खराब हो गई है और मैकेनिक ही ठीक कर सकता है। सब जीप से उतरकर सोचने लगे, अब आगे कैसे जाएं? इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाने की कोशिश की ताकि कोई दूसरी गाड़ी भेज दे या कोई मैकेनिक लेकर आए, पर फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। सब ऐसी जगह खड़े थे जहां से उनका गांव और वो दूसरा गांव लगभग एक जैसी दूरी पर था। इंस्पेक्टर ने कहा, हम वो दूसरे गांव ही जाएंगे। सब वो ढाबा पार करने में घबरा रहे थे। इंस्पेक्टर ने हिम्मत बांधते हुए कहा, हमें बस उस ढाबे की तरफ नहीं देखना है और हम लोग साथ हैं तो डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। रघु ने कहा, सर जी वो बाराती भी कुछ 50-60 लोग थे।
पर उन लोगों को उस ढाबे के बारे में पता नहीं था और हमें पता है। अब चलिए सब, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इंस्पेक्टर ने कहा। सब आगे चलने लगे। कोई भगवान को याद कर रहा था तो कोई अपने आप को कोस रहा था कि वो क्यों आया। जैसे ही ढाबा आया और इंस्पेक्टर की नज़र न चाहते हुए भी ढाबे की तरफ गई तो वो दंग रह गया। आज सुबह जहाँ उसने खंडर देखा था, अभी वहाँ कितनी रौनक थी। उसने देखा वहाँ 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी, कुछ लोग खाना खा रहे थे। इंस्पेक्टर ने सोचा कि वो उन मासूमों को वहाँ मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। उसने हिम्मत की और बाकी लोगों को आगे चलते रहने का बोलकर ढाबे की तरफ चला गया। इंस्पेक्टर पुलिस वर्दी में था और उसने वहाँ जाकर रौब दिखाते हुए कहा, ये कोई समय है ढाबा शुरू रखने का? चलो सब बंद करो ये सब। जो खाना खा रहे थे वो बोले, सर बस हम खा लेते हैं फिर चले जाएंगे। बहुत खा पी लिया है आप लोगों ने, ढाबा बंद, चलो उठो उठो उठो, निकलो यहाँ से। अमर सिंह इंस्पेक्टर के सामने आया। अमर सिंह को देखकर इंस्पेक्टर की धड़कनें बढ़ने लगी, पर अपने डर को छुपाते हुए वो उसके सामने खड़े रहे। अमर सिंह बोला, साहब खा लेने दीजिए ना। नहीं, क्या तुम्हें कायदा नहीं मालूम? कल से ऐसा नहीं होगा साहब, आप अंदर चलिए ना साहब, आपकी खातिरदारी का हमें भी मौका दीजिए। इंस्पेक्टर ने मना किया और सबको वहाँ से उठाकर रवाना करने लगा। आखिरी वाली गाड़ी में इंस्पेक्टर ने अपनी आईडी दिखाकर बैठा और कहा, मुझे मेन रोड तक छोड़ दीजिए। गाड़ी में बैठते हुए जैसे ही इंस्पेक्टर ने आईने में देखा तो अमर सिंह धीरे धीरे पैर से सर की तरफ गायब होने लगा था। कुछ ही पल में उस ढाबे की जगह धीरे धीरे खंडर बनना शुरू हो चुका था। इंस्पेक्टर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा क्या वो सच था या। इंस्पेक्टर अपना पसीना पोंछते हुए गाड़ी में आगे बढ़ने लगा। उधर मयूर और उसके दोस्त हवलदार के साथ आगे पैदल चल रहे थे। उन्हें अचानक एक लड़की के पुकारने की आवाज़ आई, मयूर, मुझे बचा लो मयूर, विनय प्लीज़ देखो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मयूर और विनय पलटकर देखने ही वाले थे कि हवलदार ने उन्हें रोक लिया। साहब पीछे मत पलटना, आप तो यहाँ किसी को नहीं जानते, तो कोई आपको कैसे पुकार सकता है? ये सब एक छलावा है। मयूर और उसके दोस्त एक दूसरे का हाथ कस के पकड़कर चलने लगे। थोड़ी देर आगे बढ़े ही थे कि उनको सूरज दिखाई दिया। दिनेश खुश होकर बोला, अरे यार देख, सूरज हमारा दोस्त मिल गया। इतना बोलकर भाग के उसकी तरफ जाने ही वाला था कि मयूर ने उसे रोक लिया और कहा, यहाँ सूरज नहीं है, अगर वो होता तो एक जगह खड़ा होकर नहीं पुकारता। तू सर झुका के आगे चल चुपचाप। विनय को भी नकुल के पुकारने की आवाज़ आई, पर उसने अपने हाथ से मयूर को कस के पकड़ लिया और आगे चलने लगे। इतने में एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें से इंस्पेक्टर उतरने लगा तो उस गाड़ी के मालिक ने कहा, सर आप अगर चाहें तो मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर ने कहा, जी नहीं धन्यवाद, आप हमारी मदद करना चाहते हैं ये अच्छी बात है, पर किसी भी अनजान को ऐसे हाईवे पर, वो भी आधी रात को, मदद करने के लिए मत रुकना, खासकर इस रास्ते पर। गाड़ी का मालिक बोला, सर वो तो आपने अपना आईडी दिखाया था, तभी मैंने आपको अपनी गाड़ी में बिठाया, और मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो असली नकली की पहचान हो जाती है। आप चाहें तो एडजस्ट करके बैठ जाइए, मुझे मेरे दोस्त को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इंस्पेक्टर ने सबको गाड़ी में बैठने का इशारा किया और वे लोग वहाँ से निकल गए। गाड़ी का मालिक बोला, सर आप उस ढाबे की बात को लेकर हम लोगों को बोल रहे हैं ना कि हाईवे पर भरोसा मत करना? इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा। गाड़ी मालिक बोला, सर मैंने भी आईने में उस ढाबे के मालिक को देख लिया था। जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए मैंने गाड़ी भगाई। सच कह रहा हूँ, बहुत डर गया था सर। थैंक यू। आज आप वहाँ हमें बचाने नहीं आते तो पता नहीं क्या हुआ होता। गाड़ी मालिक ने सबको दूसरे गांव छोड़ दिया और वो अपने रास्ते निकल गया। इंस्पेक्टर ने वहाँ के पुलिस स्टेशन फ़ोन करके अपने आने की खबर दी।
वो लोग वहाँ के हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर ने सिर्फ पुलिस को मरीज से मिलने की इजाज़त दी। इंस्पेक्टर मरीज से मिलने गया और पूछताछ शुरू की। कुछ 1-1.5 घंटे बाद वो लोग बाहर आए। मयूर ने इंस्पेक्टर से पूछा, सर कुछ पता चला क्या? हाँ भी और नहीं भी। यहाँ से चलिए, बाद में बताता हूँ। फिर वो लोग वहाँ से अपने गांव जाने के लिए निकल गए। इस पुलिस स्टेशन की गाड़ी ने उन्हें उनके गांव छोड़ दिया। पुलिस स्टेशन पहुँचने पर इंस्पेक्टर ने मयूर और उसके दोस्तों से कहा, सब बहुत थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। आज बहुत काम है, थोड़ी देर में मिलते हैं। सर पहले बताइए तो उसने क्या बयान दिया? वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। तब तक शायद फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी। सारी बातों की कड़ी जोड़ने में आसानी होगी। अभी तो मैं खुद बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। सुबह होते ही सब तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुँच गए। इंस्पेक्टर ने बारातियों की फाइल निकाली। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने थी और कल रात के गवाह का बयान भी। सारी चीज़ों को देखने के बाद इंस्पेक्टर ने हवलदार को बुलाया और पूछा, क्या उस दिन जब आप वो बस यहाँ लेकर आए तो आपको उससे पहले मैकेनिक को दिखाना पड़ा? मेरा मतलब है, क्या वो सही में बस ख़राब थी? हवलदार ने जवाब दिया, नहीं साहब, बस तो बिल्कुल ठीक थी और ना ही यहाँ तक लाने में हमें कोई तकलीफ़ हुई थी। इंस्पेक्टर ने फिर सबको साथ लेकर सारी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की और कहा, उस चश्मदीद के बयान के अनुसार बस खराब हो गई थी। ड्राइवर और कंडक्टर ने बहुत कोशिश की पर बस चालू नहीं हुई तो 2-4 लोग मैकेनिक ढूंढने आगे बढ़ गए। उन्हें एक ढाबा दिखा तो उनमें से एक सबको खाना खाने बुलाने के लिए आया। गवाह को बहुत नींद आ रही थी तो उसने साथ आने से मना कर दिया और बस में ही सो गया। जब उसकी नींद खुली, घड़ी देखी तो पता चला सबको जाकर बहुत समय हो चुका था, तो वो भी ढाबे की तरफ चला गया। पर उसने थोड़ी दूर से ही ऐसा कुछ देखा कि डर के मारे उसके आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो झाड़ के पीछे छुप गया। उसने देखा वो ढाबा धीरे धीरे अपना रूप बदल रहा था, एक खंडर में तब्दील हो रहा था। एक बूढ़ा आदमी, जवान लड़की और एक नौजवान, जिनका शरीर अचानक से सफ़ेद पड़ने लगा और शरीर पर बड़े बड़े घाव उभरने लगे, जबकि उन पर किसी ने कोई वार नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ उसे भी कुछ पता नहीं। कल जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। वहाँ के इंस्पेक्टर ने बताया कि किसी राहगीर ने उसे वहाँ छोड़ गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है। मुझे थोड़ा और समय चाहिए उस ढाबे की ट्रिपल मर्डर केस को थोड़ा बारीक से पढ़ने के लिए। सब वहाँ से उठकर जाने लगे। इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, कल रात हमारी जीप जो खराब हो गई थी उसे जाकर ले आओ, अब वो चालू हो जाएगी। हवलदार ने हैरानी से इंस्पेक्टर की तरफ देखा और वहाँ से चला गया। इंस्पेक्टर ने पूरी रिपोर्ट अच्छे से पढ़ी और सोचा, ये केस जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इंस्पेक्टर ने बिना किसी को बताए अकेले रात को उस ढाबे में जाने का तय किया। आज की कहानी बस इतनी ही। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। आप सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज़ में कहानी छलावा।